श्रीमान प्रभाकर जी, श्री शिवानंद जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, इस शैक्षणिक यात्रा से जुड़े हुए अनेकविध महानुभाव, स्वस्थ हिंदुस्तान, हेल्दी इंडिया, ये सपना साकार करने का काम जिन नौजवानों के माध्यम से होने वाला है, वैसे सारे यहाँ के सभी विद्यार्थी मित्रों, इस अवसर पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। मेरा स्वागत सम्मान किया गया। मैं इसके लिए केएलई सोसाइटी के सभी महानुभावों का हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। मित्र, समाज जीवन में अलग अलग ज्ञाति बिरादरी में कोई न कोई सामाजिक काम चलते हैं और ज्यादातर समाज का संगठन राजनीतिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। समाज को एकत्र करके, समाज का विश्वास जुटा करके राजनीतिक जीवन में प्रगति करने के लिए समाज की भावनाओं को जोड़ करके हिंदुस्तान के हर कोने में प्रयास होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष पैदा होते हैं जो बहुत दूर का सोच सकते हैं, और जब वो कार्य आरंभ करते हैं, समकालीन लोगों को अंदाज तक नहीं आता है कि ये छोटा सा प्रयास कितनी बड़ी क्रांति का कारण बन जाएगा। 98 इयर्स पहले जिन महापुरुषों ने शिक्षा के सामर्थ्य को अनुभव किया होगा, शिक्षा के महत्व को समझा होगा और समाज के सभी लोगों को शिक्षा कैसे उपलब्ध हो, किसान परिवार में भी शिक्षा कैसे पहुंचे, ये सपना देख करके जिन्होंने इस केएलई का बीज बोया होगा, मैं आज उन सभी दीर्घदृष्टा महानुभावों को नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। चीन में एक कहावत है कि जो 1 साल का सोचता है वो अनाज बोता है, जो 10 साल का सोचता है वो फलों का पेड़ उगाता है, लेकिन जो पीढ़ियों का सोचता है वो मनुष्य को बोता है। ये केएलई ने, इस सोसाइटी ने मनुष्य बोने का पवित्र काम किया है ताकि शिक्षा और संस्कार के माध्यम से
सशक्त व्यक्ति के द्वारा सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो और पीढ़ियों तक इसके सुफल मिलते रहे। जब प्रारंभिक समय में इसको प्रारंभ किया होगा, कितनी कठिनाइयां आई होगी। किसी एक संस्था को, एक संगठन को 100 साल करीब करीब चलाना ये छोटा काम नहीं है। कितने उतार चढ़ाव आते होंगे, कितने आरोप प्रत्यारोप होते होंगे, उसके बावजूद भी सबने मिलकर के इस कार्य का निरंतर जो विकास किया है, विस्तार किया है। इसलिए विशेष करके जैन मेडिकल कॉलेज की गोल्डन जुबिली ईयर पर और इस संस्था के 98 इयर्स की यात्रा पर, इस पूरे कालखंड में जिस किसी ने योगदान दिया है, वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। बेलगांव शिक्षा के कारण और विशेषकर से केएलई सोसाइटी के कारण एक प्रकार से लघु भारत बन गया है। हिंदुस्तान के हर कोने से, हर भाषा भाषी, हर खान पान वाले विद्यार्थी पिछले 5-6 दशक से बेलगांव आते रहे हैं और इसके कारण ये बेलगांव का शिक्षा धाम, ये सरस्वती का धाम न सिर्फ बेलगांव का, न सिर्फ कर्नाटक का, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान बना चुका है, एक आस्था का निर्माण कर चुका है। किसी भी समाज को अगर आगे बढ़ना है, अगर वो समाज समयानुकूल परिवर्तन नहीं करता है, शिक्षा को महत्व नहीं देता है, तो वो समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। और शिक्षा ये सबसे पहला क्षेत्र होता है जो आने वाले युग के बदलाव को भांप सकता है। जैसे व्यापारी अगली सीजन का अंदाज लगा सकता है, ज्यादा से ज्यादा अगले साल का अंदाज लगा सकता है, वैसे शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति आने वाली पीढ़ियों की परिस्थितियों को भांप सकता है और उसको अनुमानित करके अगर आज से व्यवस्था विकसित करता है तो परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। चीन में अंग्रेजी भाषा की कोई शुरुआत ही नहीं हुई थी। जब दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर चल पड़ी, ग्लोबल इकोनॉमी का एरा शुरू हुआ, तो चाइना को लगा कि वहां पर प्राइमरी स्कूल से ही बच्चों को अंग्रेजी सिखाना पड़ेगा, उनको आईटी प्रोफेशन में लाना है, क्योंकि दुनिया में अगर टिकना है। और बहुत ही कम समय में उन्होंने अपनी परंपराओं को संभालते हुए अपने आप को स्थिति में जोड़ दिया। एक समय ऐसा था, आज से 30 साल पहले चाइना की कोई यूनिवर्सिटी विश्व में जानी नहीं जाती थी।
30 साल के भीतर भीतर दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में उन्होंने अपनी 10 यूनिवर्सिटी को खड़ा करके रख दिया। सरकार कोई भी हो, उस सरकार के मन में एक जिजीविषा होनी चाहिए, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि हमारा देश भी शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया में अपना नाम रोशन क्यों न करे। और हम वो लोग हैं जो ज्ञान के उपासक रहे हैं। विश्व में यूनिवर्सिटी की जो कल्पना है उसकी उम्र करीब करीब 2800 हुई है। 2800 साल का लंबा इतिहास यूनिवर्सिटी एजुकेशन का है। और हमारे ही देश में कभी नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, ये यूनिवर्सिटीज ने पूरे विश्व में अपना लोहा जमाया था। 2800 साल में से 1600 साल इस ज्ञान की दुनिया में भारत का रुतबा रहा था। दुनिया के वल्लभी उस जमाने में गुजरात का हिस्सा समुद्री तट पे 80 देशों के स्टूडेंट सदियों पहले वहां पढ़ते थे। लेकिन गुलामी के कालखंड में हम हमारी वो विधा खो चुके हैं। और एक प्रकार से जैसे हम आश्रित बन गए। लेकिन आजादी के तुरंत बाद ऐसे इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया होता, बल प्रदान किया गया होता, तो हो सकता है 50 साल की आजादी के कालखंड के भीतर भीतर हम विश्व में एक ज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति बनकर के उभरते। दुनिया कहती है कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है। विश्व ने जब जब ज्ञान युग के अंदर प्रवेश किया, हर बार भारत ने उसका नेतृत्व किया। 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। ज्ञान के क्षेत्र में अप्रतिम रिवॉल्यूशन का कालखंड हम अपनी सामने आंखों के सामने देखने वाले हैं। और हम सदियों से ऋषियों मुनियों के जमाने से ज्ञान के उपासक रहे हैं। आधुनिक विज्ञान का स्वीकार करते हुए, आधुनिक टेक्नोलॉजी का स्वीकार करते हुए आने वाली शताब्दी में हम दुनिया को क्या दे सकते हैं? अगर उन सपनों को लेकर के हम हमारे शिक्षा धामों को, हमारी यूनिवर्सिटीज को, हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं को और सीमित दायरे में नहीं, एक ग्लोबल विजन के साथ हमें विकसित करना होगा और विश्व के साथ ताल मिलाते हुए शिक्षा के सहारे हमने नई ऊंचाइयों को पार करने का प्रयास करना होगा। मित्रों, आज देश में हेल्थ ये सेक्टर एक प्रकार से सबसे बड़ी चिंता का कारण बन चुका है। बीमारियां बढ़ती चली जा रही है, बीमार बढ़ते चले जा रहे हैं। जितने अनुपात में डॉक्टरों की जरूरत हो, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। हेल्थ सेक्टर में अनेक प्रकार की सर्विसेज डेवलप हुई है। पैरामेडिकल स्टाफ, उसकी भी देश में बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक तरफ देश में
65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है। वी आर यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और दूसरी तरफ हमारे पास पैरामेडिकल क्षेत्र के लिए स्किल मैन पावर नहीं है। जितनी आवश्यकता डॉक्टरों की हो गई है उतनी ही ज्यादा पैरामेडिकल स्टाफ की हो रही है। जितनी मात्रा में आवश्यकता पैरामेडिकल स्टाफ की हो गई है उतनी ही हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलॉजी की हो गई है। मित्रों, आज भी बहुत बड़ी मात्रा में मेडिकल इक्विपमेंट्स हमें विदेशों से लाने पड़ते हैं। क्या हमारे देश के नौजवानों में वो सामर्थ्य नहीं है? जिस प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की आवश्यकता है उसी प्रकार से जब टेक्नोलॉजी ने मेडिकल साइंस को पूरी तरह प्रभावित किया है, मेडिकल साइंस बिना टेक्नोलॉजी एक कदम आगे बढ़ सके ऐसी स्थिति नहीं रही है। कोई जमाना था हाथ की नाड़ी देख करके दवाई देख करके आदमी ठीक होता था। आज जब तक लेबोरेटरी में 100 प्रकार के टेस्ट ना हो दर्द का तक पता तक नहीं चलता। और इसलिए टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, लेकिन उसमें जितनी बड़ी मात्रा में रिसर्च होनी चाहिए उस रिसर्च के क्षेत्र में हिंदुस्तान बहुत पीछे है। हम हेल्थ सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बाबत में चाहे मेडिकल कॉलेज हो या पैरामेडिकल स्टाफ के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, लाखों की तादाद में देश को आवश्यकता है। आज गरीब इंसान के लिए बीमार होना सबसे ज्यादा महंगा है। अभी कहीं हमारे राष्ट्रपति जी ने एक बात जगह पर उल्लेख किया था कि हमारे देश में औसत 4 करोड़ लोग बीमारी के कारण कर्जदार बन जाते हैं। अगर परिवार में कोई बीमारी आ गई तो परिवार कर्जदार बन जाता है, उसको कहीं न कहीं से कर्ज लेना पड़ता है और एक तरफ बीमारी में और दूसरी तरफ कर्ज में उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। क्यों न हम ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित करें। मैं पिछले कुछ वर्षों से इंश्योरेंस कंपनियों के साथ एक सवाल रखता हूं हमेशा, मुझे अभी तक जवाब मिला नहीं है। यहां पर मैं रखता हूं सार्वजनिक रूप से, कोई आपके पास कोई लोग आते हो तो जरूर पूछिए। मैं कहता हूं भाई, हम कार का इंश्योरेंस लेते हैं और कार को अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें जितने लोग बैठे होते हैं जिनका उस कार के मालिक से कोई लेना देना हो या ना हो, लेकिन वो इंश्योरेंस की रकम के हकदार बन जाते हैं। अगर कार एक्सीडेंट में कार में बैठने वाला व्यक्ति इंश्योरेंस का हकदार बन जाता है तो हम क्यों न अस्पताल के हर बेड का इंश्योरेंस करें। उस बेड पर जो आया वो इंश्योरेंस का हकदार बन जाए। अभी इंश्योरेंस कंपनियां शायद उनको लगता है कि इसमें कोई कमाई नहीं है, वो मुझे जवाब नहीं दे रहे। मित्रों, हेल्थ इंश्योरेंस एक है, लेकिन हमें गारंटी देनी होगी, हेल्थ एश्योरेंस पर सोचना पड़ेगा। सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस काफी नहीं है, हेल्थ एश्योरेंस पर हमने बल देना पड़ेगा। और अगर उस पर हम बल देते हैं तो उसके साथ प्रिवेंशन की बातें आती हैं। दुनिया में शुद्ध पानी अगर पहुंचे तो ज्यादातर बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन आज देश की कठिनाई है। मैं हमारे गुजरात का एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। आप लोगों ने
अहमदाबाद देखा होगा, वहाँ एक साबरमती नदी है जहाँ महात्मा गांधी के कारण साबरमती का हर बार उल्लेख आता है। लेकिन अगर कुछ साल पहले देखा हो तो साबरमती नदी, अगर बच्चों को कहा जाए साबरमती नदी पे निबंध लिखो तो वो लिखता था कि नदी में बालू के ढेर होते हैं, नदी में क्रिकेट खेला जाता है, नदी में सर्कस आता है, क्योंकि उसने नदी में पानी देखा ही नहीं था। मित्रों, हमने रिवर ग्रिड किया, नदी साबरमती पानी नर्मदा का ले आए और नदी को जिंदा किया। आप कभी जाएं तो देखने जैसा। अब दुनिया की नजरों में तो यही है कि हमने साबरमती नदी में नर्मदा का पानी ला करके शहर की शोभा बढ़ा दी, दोनों तरफ नदी बह रही है, आनंद आता है। लेकिन इतना एक छोटा सा प्रयास ने क्या परिणाम लाया? सारे वाटर टेबल ऊपर आए। पहले 2500-3000 TCF वाला पानी पीते थे, पानी ऊपर आने के कारण शुद्ध पानी मिलने लगा, क्वालिटी ऑफ वाटर एकदम से चेंज हो गया, TCF एकदम से डाउन हो गया, नियर टू बिस्लरी वाटर ऐसा पानी नलके में आने लग गया। उसका परिणाम ये आया कि वाटर टेबल ऊपर आने के कारण हमारे अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हर वर्ष 15 करोड़ रुपया बिजली का बिल कम हो गया। लेकिन उसके साथ साथ कभी 5 दिन 7 दिन लगातार बारिश होती थी तो हमारे अस्पताल भर जाते थे, लोग बीमार हो जाते थे, और डॉक्टर भी जब बारिश आती है तो बातचीत है, देखिए सीजन अच्छी है, लोग बीमार हो रहे हैं, डॉक्टर कह रहा है सीजन अच्छी है। लेकिन हमारे यहाँ ये पानी शुद्ध पहुंचने के कारण पिछले 8-9 साल में कोई एपिडेमिक नहीं हुआ। और इसलिए प्रिवेंशन को जितना महत्व हमारे देश में दिया जाएगा, पर्सनल हाइजीन का जितना महत्व है, उतना ही सोशल हाइजीन का महत्व हमारे यहां बढ़ेगा। एक बार बीच में पाकिस्तान का एक रिपोर्ट आया था, वहां पर जो बच्चे मरते हैं, बच्चे छोटी उम्र में, उसमें से 40% बच्चे मरने का कारण यह है कि वो खाना खाते समय हाथ धोकर के खाना नहीं खाते हैं। चीज छोटी है। अब जो स्वभाव पाकिस्तान का है, हम लोग भी तो एक ही भूमि में रहते थे तो हमारी भी कुछ कमियां वैसी होती हैं। लेकिन अगर परिवार में ये आदत हो तो बच्चों के जीवन को बदला जा सकता है, उनको रक्षा दी जा सकती है। हमारे देश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, IMR, MMR की चर्चा बहुत होती है। रास्ते खोजे जा सकते, नहीं खोजे जा सकते। हमने गुजरात में एक स्कीम चालू की जिसको कई सारे दुनिया के अवार्ड मिले हैं, चिरंजीव स्कीम। और पहली बार हमने हेल्थ सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल विकसित किया। हमने डॉक्टरों को जोड़ा और हमने कहा गरीब परिवार की कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन अगर यहाँ आती है तो पेमेंट हम देंगे, उसको ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। और उसके कारण मां की जिंदगी बच गई, बेटे की जिंदगी बच गई, बच्चों की जिंदगी बच गई। और इतना ही नहीं, कोई एक समय था हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कभी 40%, 45% हुआ करती थी, आज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करीब 96% पर हमने पहुंचा दी। तो हमने हमारी समय की मांग को देखते हुए सरकारों के द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल को हम किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं। गांव के अंदर डॉक्टरों को जाने के लिए हम कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। मोबाइल अस्पताल का नेटवर्क कितना ज्यादा हम इफेक्टिव बना सकते हैं। तो गरीब व्यक्ति को हम अपने आप एक स्वस्थ हिंदुस्तान का सपना देख करके हम बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मित्रों, 5 साल के बाद महात्मा गांधी के 150 वर्षवीं जयंती आएगी। गांधी को 150 साल हो गए। गांधी ने जीवन भर
एक बात के प्रति बहुत ही आग्रही थे वो, और वो था सफाई, स्वच्छता। गांधी अपने आश्रम में इस बात के बड़े आग्रही रहते थे, जहां भी जाते इस विषय पे जरूर आग्रह से बोलते थे। क्या हिंदुस्तान गांधी 150 एक मिशन लेकर के पूरे आने वाले 5 साल पूरे हिंदुस्तान में सफाई, स्वच्छता, इस पर बल दे सकता है? हेल्थ के लिए यह सबसे बड़ी बात होती है जो परिवर्तन लाती है। और 2022 में हमारे देश की आजादी के 75 साल होंगे, 75 इयर्स होंगे। अमृत पर्व का अवसर आएगा। क्या हम अभी से 2022 में हेल्दी इंडिया का सपना लेकर के व्यवस्थाएं विकसित कर सकते हैं क्या? ये इससे बड़े कोई मोटिवेशन के लिए कोई प्रेरणा नहीं हो सकती कि एक तरफ गांधी हो, एक तरफ आजादी के 75 साल हो। हम उस बात को लेकर चल सकते हैं। कुछ छोटे छोटे प्रयास होते हैं जो बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। गुजरात में हमने एक प्रयोग किया एनिमल हॉस्टल का। ये यूनिक है। हमारे देश में बच्चों के लिए स्कूल में पढ़ने के हॉस्टल है। गुजरात में हमने कंसेप्ट शुरू किया एनिमल हॉस्टल। गांव के बाहर एक हॉस्टल बनाया और उस गांव के जितने 900 एनिमल्स थे, कैटल्स थे, उन सबको हॉस्टल में रखा और उस हॉस्टल के मैनेजमेंट के लिए कुछ लोगों को रख लिया। हमारे देश में आज भी घर के सामने गांव में 3-4 पशु खड़े होते हैं, जगह कम होती है। पशु के कारण जितनी बीमारियां आनी चाहिए वो सारी बीमारियां आती हैं, गंदगी होती है। लेकिन गांव के लोग ऐसी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं। हम उसमें बदलाव चाहते थे। एनिमल हॉस्टल बनाने के कारण गांव साफ सुथरा रहने लगा। परिवार के लोग 2 घंटे हॉस्टल में जाकर के अपने पशु के साथ रहते हैं, पशु की देखभाल करते हैं, बाकी समय जो एम्प्लॉय रखे हैं वो करते हैं। इससे परिणाम इतना आया कि हॉस्टल में पशु रहने के कारण, डॉक्टर अवेलेबल होने के कारण, वैज्ञानिक तरीके से केयर करने के कारण उनके मिल्क प्रोडक्शन की इनकम में 20% बढ़ोतरी हो गई। तो ये बहुत बड़ा फायदा हुआ। दूसरी तरफ बहनें जो 24 घंटे वो पशु की केयर करने में उनकी जिंदगी खप जाती थी, वो उस संकट से बाहर आकर के अपने बच्चों का ख्याल रखने लग गई। कोई न कोई हैंडीक्राफ्ट का काम करने लग गई, कोई न कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी में जुड़ गई, पढ़ने लिखने में रुचि रखने। पूरे गांव के जीवन में बदलाव आ गया और हेल्थ व्यू पॉइंट से पूरे गांव का जीवन बदल गया। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में हमने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए प्रिवेंशन के लिए अनेक नए इनिशिएटिव पड़ेंगे और उसमें मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग, सोशल सर्विस करने वाले लोग, एजुकेशन सोसाइटीज, समाज के साथ मिलकर के हम इन चीजों पर अगर बल देते हैं तो हम एक स्वस्थ हिंदुस्तान का सपना पूरा कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि यहां जो विद्यार्थी आने वाले दिनों में समाज के स्वास्थ्य के साथ साथ हिंदुस्तान के स्वास्थ्य की चिंता करने वाले हैं। आज भी हमारे देश में मेडिकल एक सेवा के क्षेत्र को माना जाता है। सेवा परमो धर्म के रूप में माना जाता है। दरिद्र नारायण की सेवा के रूप में माना जाता है। उस पवित्र भाव के साथ यहां से मेडिकल क्षेत्र से निकले हुए, हेल्थ सेक्टर से निकले हुए सभी विद्यार्थी भारत को स्वस्थ बनाने में अपना बहुत योगदान देंगे। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मुझे आप सबके बीच आने का अवसर मिला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। महोदय जी।